सब कुछ मजाक और हंसी ठिठोली ही लगता है जब तक आप उससे करोड़ों डॉलर न कमा लें। यह कहानी है महान टेनिस खिलाड़ी रेने लैकोस्ट की, जिन्होंने लग्जरी ब्रांड लैकोस्ट की स्थापना की थी। वह मजाक मजाक में अपनी शर्ट पर मगरमच्छ का लोगो लगाने से लेकर मगरमच्छ वाले कपड़े बेचकर करोड़ों डॉलर कमाने तक पहुंच गए। लेकिन मगरमच्छ वाला यह मजाक शुरू कैसे हुआ और उन्होंने लैकोस्ट को एक बहु-अरब डॉलर ब्रांड में कैसे बदल दिया? रेने लैकोस्ट का जन्म 2 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनके माता पिता जीन मैरी मैगडेलेन लेरूले और जीन जूल्स लैकोस्ट समाज के उच्च वर्ग से थे, इसलिए रेने जो चाहें वो कर सकते थे। हालांकि जब वे 15 साल के थे तब उन्हें टेनिस में रुचि हो गई। रेने को टेनिस खेलना इतना पसंद था कि वे इसे अपना करियर बनाना चाहते थे। उनके पिता जीन जूल्स लैकोस्ट अपने बेटे के लिए टेनिस करियर की संभावना से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि रेने शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों जितने कुशल नहीं थे। हालांकि अपने बेटे का टेनिस के प्रति जुनून देखकर जीन जूल्स लैकोस्ट ने अंततः रेने को अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन शर्त यह थी कि वह 5 साल में विश्व चैंपियन बने। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेने अपने पिता को खुद को साबित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1922 में रेने ने अपनी पहली टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया, जो विंबलडन चैंपियनशिप ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पहले ही राउंड में हार गए। इन नतीजों से वह परेशान हो गए थे, क्योंकि उन पर अपने पिता की ओर से सफल होने का दबाव था। अगले साल उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार हालात थोड़े बेहतर रहे, क्योंकि वह चौथे राउंड तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें सेसिल कैंपबेल के हाथों करीबी हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में पूरी लगन से मेहनत जारी रखी, धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पार करते हुए, और 1923 तक उन्हें डेविस कप टीम के लिए फ्रांस में खेलने के लिए चुना गया। रेने ने जीन बोरोट्रा, जैक्स ब्रियन और हेनरी कोशे के साथ खेला। साथ मिलकर ये खिलाड़ी इतने जबरदस्त थे कि टेनिस प्रशंसकों ने उन्हें 84 मस्केटियर्स का उपनाम दे दिया। 1925 में रेने ने विंबलडन में अपना पहला बड़ा फाइनल खेला, लेकिन वह अपने साथी मस्केटियर जीन बोरोट्रा से हार गए। इस हार ने उसे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, और उसने अपने पिता से किया हुआ वादा नहीं भुलाया। उसी साल बाद में रेने ने फ्रेंच चैंपियनशिप का खिताब जीता, और अगले विंबलडन टूर्नामेंट में फाइनल में उसकी फिर से जीन बोरोट्रा से भिड़ंत हुई। इस बार वह विजेता बनकर उभरा। अब रेने अपने पिता की नजरों में टेनिस खेलने के लायक बन गया था, लेकिन अगले साल उसने अपना फ्रेंच चैंपियनशिप खिताब हेनरी कोशे से हार दिया। इस हार के बाद रेने ने उस साल विंबलडन में भाग नहीं लिया। उसने अपना समय टेनिस का अभ्यास करने और खुद को बेहतर बनाने में बिताया। सितंबर 1926 में उसने यूएस नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया, और उसका आखिरी मैच एक बार फिर जीन बोरोट्रा के खिलाफ था। उसने जीन के खिलाफ चैंपियनशिप मैच जीत लिया, और द डेली टेलीग्राफ द्वारा 1926 के लिए उसे नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी का दर्जा दिया गया। रेने को टेनिस बॉल मशीन का आविष्कारक भी माना जाता है, और उसके टेनिस करियर में और भी शानदार उपलब्धियां रही हैं। लेकिन इन सब का संबंध लैकोस्ट ब्रांड के निर्माण से कैसे हुआ? खेल के प्रति अपनी लगन के चलते रेने ने टेनिस खेलने की एक अनोखी शैली विकसित की, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सका। वह अक्सर कोर्ट के पीछे पीछे खेलते थे, और खेलते समय कोर्ट पर फुर्ती से फिसलते रहते थे। 1926 में फ्रेंच डेविस कप टीम वर्ल्ड ग्रुप फाइनल में पहुंची, और वे अमेरिकी टीम से हार गए। हालांकि आखिरी टूर्नामेंट में कुछ असाधारण हुआ, जिसने अमेरिकी पत्रकारों को आकर्षित किया। अमेरिकी टीम में बिल टिल्डन उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। वह टेनिस चैंपियनशिप में अपनी अजेय जीत की लय के लिए प्रसिद्ध थे। वर्ल्ड कप फाइनल में बिल टिल्डन के प्रतिद्वंदी रेने थे, और दुनिया का हर टेनिस प्रेमी सांस रोककर यह मुकाबला देख रहा था। सबको चौंकाते हुए रेने ने बिल को हराकर 4 सेट का मैच जीत लिया, और एक बड़ा उलटफेर कर दिया। मैच में मौजूद अमेरिकी पत्रकारों ने रेने के शानदार खेलने के अंदाज को देखा, और उन्हें एड क्रोकोडाइल का उपनाम दे दिया। हालांकि टीम फाइनल हार गई, लेकिन इस एक जीत ने अगले साल कप जीतने की उनकी संभावनाओं को बढ़ा दिया।
इसके बाद रेने ने अगले वर्ल्ड ग्रुप फाइनल में बिल के खिलाफ अपने 3 मैचों में से एक में फिर से उन्हें हरा दिया। द क्रोकोडाइल उपनाम फ्रांस तक पहुंच गया और रेने को यह बहुत पसंद आया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह नाम टेनिस कोर्ट पर उनकी जिद और अपने शिकार को कभी न छोड़ने की उनकी लगन को दर्शाता है। उसी साल बाद में डेविस कप टीम एक अहम मुकाबले में थी और उनके कप्तान ने वादा किया कि अगर वे जीत गए तो रेने को मगरमच्छ की खाल वाला सूटकेस देंगे। रेने ने उनके इस वादे को स्वीकार किया और आगे बढ़कर मैच जीत लिया। मैच जीतने के बाद रॉबर्ट जॉर्ज ने एक खास मगरमच्छ का डिजाइन बनाया और उसे रेने के ब्लेजर पर कढ़ाई कर दी। रेने ने अगले मैच में कोर्ट पर वही ब्लेजर पहना और उनके आत्मविश्वास ने टेनिस प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि रेने हर मैच में मगरमच्छ ब्रांडेड ब्लेजर पहनते थे, लेकिन लाइकोस्ट ब्रांड की शुरुआत आखिरकार 5 साल बाद ही हुई। बहुत कम उम्र से प्रशिक्षण लेने के कारण रेने ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट की। उन्होंने महसूस किया कि लंबी बाजू वाली बटन अप शर्ट में खेलना बहुत असुविधाजनक था और यह खिलाड़ी की लचीलापन को भी नहीं बढ़ाती थी। इस अवलोकन के चलते उन्होंने आज के आधिकारिक टेनिस यूनिफॉर्म का पहला संस्करण डिजाइन किया, लेकिन वह अभी भी निर्माण के चरण में था और लॉन्च नहीं हुआ था। 1933 में रेने ने उस समय की सबसे बड़ी फ्रेंच निटवियर निर्माण कंपनी के मालिक आंद्रे गिलियर से अपनी टेनिस शर्ट के सामने मगरमच्छ की कढ़ाई करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अगले मैच में पहना। इसके बाद उन्होंने और भी टी शर्ट्स बनाई और यह एक व्यवसाय में बदल गया। कंपनी को आधिकारिक रूप से ला सोसाइटी केमीज लैकोस्ट के नाम से पंजीकृत किया गया और इसमें रेने को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस्तेमाल किया गया। रेने का स्पोर्ट्सवियर उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि यह पारंपरिक बटन अप शर्ट की जगह एक छोटी आस्तीन वाली जर्सी निट पोलो शर्ट थी। रेने का स्पोर्ट्सवियर और भी लोकप्रिय हो गया। फिर भी वे संयुक्त राज्य अमेरिका में लैकोस्ट ब्रांड नाम के तहत अपने उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके। 1950 में लाइकोस्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी इजॉर्ड के साथ साझेदारी शुरू की। उन्होंने इजॉर्ड लाइकोस्ट नामक एक उप ब्रांड बनाया जो लाइकोस्ट ब्रांडेड कपड़े बनाता है। लाइकोस्ट ने शुरुआत में केवल सफेद कॉलर वाले ब्रांडेड स्पोर्ट्स वियर का उत्पादन किया था, लेकिन 1950 से इजॉर्ड के साथ साझेदारी के बाद उन्होंने अन्य रंगों की शर्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया। 1970 तक लाइकोस्ट का स्पोर्ट्स वियर संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह लोकप्रिय हो चुका था। 7 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में इजॉर्ड लाइकोस्ट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ले टाइगर नामक एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्थापित किया गया। उन्होंने भी इसी तरह के आरामदायक स्पोर्ट्स वियर बनाए। उन्होंने मगरमच्छ के अलावा किसी और जानवर को चुना, लेकिन लाइकोस्ट स्पोर्ट्स वियर की लोकप्रियता को हराना बहुत मुश्किल था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य स्पोर्ट्स वियर कंपनियों ने भी अपनी ब्रांड के लिए इसी तरह की शर्ट्स और लोगो बनाना शुरू कर दिया और लाइकोस्ट ब्रांड का मूल्य और भी बढ़ गया। हालांकि रेने लाइकोस्ट ब्रांड के पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने इसकी सफलता का श्रेय इस बात को दिया कि उन्होंने लाइकोस्ट का लोगो किसी दोस्ताना जानवर को नहीं चुना। 1932 में टेनिस से रिटायर होने के बाद भी रेने ने नवोन्मेषी खेल सामान डिजाइन करना जारी रखा। 1960 के दशक में उन्होंने एक अभूतपूर्व स्टील रैकेट डिजाइन किया, जिसका इस्तेमाल जिमी कॉनर्स और अन्य शीर्ष खिलाड़ियों ने किया। इससे लाइकोस्ट का खेल क्षेत्र केवल स्पोर्ट्स वियर से बढ़कर खेल सामान तक फैल गया। 1964 में रेने के बेटे बर्नार्ड लाइकोस्ट ने कंपनी की कमान संभाली। वह लाइकोस्ट और इजॉर्ड के बीच साझेदारी के प्रभारी थे, लेकिन 70 और 80 के दशक में किशोरों ने इस शर्ट को इजॉर्ड लाइकोस्ट की बजाय सिर्फ इजॉर्ड कहना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों ब्रांडों का गठबंधन तब तक लाभदायक रहा जब तक कि इजॉर्ड लाइकोस्ट की मूल कंपनी क्रिस्टल ब्रांड्स इनकॉर्पोरेटेड अन्य व्यापारिक उपक्रमों के कर्ज में डूब नहीं गई। कंपनी ने कर्ज चुकाने के लिए इजॉर्ड और लाइकोस्ट को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अंततः क्रिस्टल को लाइकोस्ट में अपनी हिस्सेदारी मूल फ्रांसीसी कंपनी को बेचनी पड़ी, जबकि इजॉर्ड को किसी अन्य कंपनी को बेच दिया गया। 1939 में लाइकोस्ट ने इजॉर्ड के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी, जब लाइकोस्ट ने अपने ब्रांड के तहत शर्ट्स वितरित करने के लिए अमेरिका में विशेष अधिकार फिर से हासिल कर लिए।
1990 में लाइकोस्ट ने एक चीनी कंपनी क्रोकोडाइल के साथ अपनी लंबी ब्रांड पहचान की समस्या का अंत किया। इसके सुलझने के बाद बर्नार्ड लैकोस्ट ने फैसला किया कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें नए प्रबंधन की जरूरत है। 12 अक्टूबर 1996 को मगरमच्छ रेने लाइकोस्ट का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। कंपनी ने अपने संस्थापक की मृत्यु का शोक मनाया, लेकिन भविष्य की ओर देखने लगी। 2000 में लाइकोस्ट के क्रिएटिव डायरेक्टर को गिल्स रोसियर से बदलकर क्रिस्टोफ लेमेयर कर दिया गया। इस फैसले ने लाइकोस्ट की लोकप्रियता को फिर से स्थापित करने में मदद की, जिससे वह केवल एक स्पोर्ट्सवियर कंपनी ही नहीं बल्कि एक लग्जरी फैशन ब्रांड भी बन गया। नई प्रशासनिक टीम के तहत लाइकोस्ट ने अपने उत्पादों को केवल कपड़ों तक सीमित न रखते हुए विविधता लाई। लाइकोस्ट ने फैशन के अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा और जूते, चश्मे, चमड़े के सामान, लैंजरी, परफ्यूम, तौलिए और घड़ियां बनाना शुरू किया। 2005 में बर्नार्ड लैकोस्ट बीमार पड़ गए और उन्होंने कंपनी अपने छोटे भाई माइकल लैकोस्ट को सौंप दी। माइकल ने अपने भाई के साथ वर्षों तक कंपनी में काम किया था, इसीलिए वे विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम थे। 21 मार्च 2006 को बर्नार्ड का निधन हो गया और कंपनी ने एक और अध्यक्ष की क्षति पर शोक व्यक्त किया। माइकल के प्रशासन संभालने के बाद लैकोस्ट ने अपने ट्रेडमार्क को अन्य कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया। हालांकि कुछ वर्षों में यह निर्णय बदल गया। हालांकि लैकोस्ट पोलो शर्ट्स थाईलैंड और चीन में लाइसेंस के तहत निर्मित होती हैं, लेकिन अब डेवनल्ले के पास दुनिया भर में लैकोस्ट कपड़ों का विशेष लाइसेंस है। कंपनी ने और ऊंचाइयां हासिल की और अपने क्षेत्र का विस्तार जारी रखा। 2007 में लैकोस्ट ने अमेरिकी बाजार के लिए एक ई-कॉमर्स साइट शुरू की और 2010 तक लैकोस्ट ने सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे हालिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। उन्हें नया क्रोकोडाइल नामित किया गया। मैं नया क्रोकोडाइल बनने पर गर्व महसूस करता हूं, ब्रांड के संस्थापक रेने लाइकोस्ट के बाद। इसलिए नोवाक को 2017 में शुरू होने वाला ब्रांड एम्बेसडर का 5 साल का अनुबंध दिया गया। आज लाइकोस्ट ब्रांड का मगरमच्छ लोगो कंपनी की पहचान बन गया है। यह ब्रांड बेहद लोकप्रिय है और सोशल मीडिया पर और उसके बाहर विभिन्न समुदायों में इसके लाखों प्रशंसक हैं। लाइकोस्ट ने रेने लाइकोस्ट फाउंडेशन की शुरुआत की ताकि बच्चों को स्कूल में खेल खेलने और एक सहायक समुदाय देने में मदद मिल सके। यह एक मजाक के नाम पर शुरू हुई कंपनी से बढ़कर अब 1 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का ब्रांड बन गया है। क्या आपने कभी मगरमच्छ के चिन्ह वाले डिजाइनर कपड़े देखे हैं? आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब है? क्या आपने कभी लैकोस्ट उत्पाद खरीदा है? क्या वह महंगा था? अपनी राय कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें।